नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारी आज के करंट अफेयर की क्लास में। 2 दिन से थोड़ी समय की कमी के चलते क्लास नहीं आ पाई थी। इतने कुछ ज़्यादा करंट अफेयर आए भी नहीं थे, मैंने न्यूज़पेपर देखा था। तो हम आज 2-3 दिन का एक साथ करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। बाकी आपके जो इंडियन इकोनॉमी की अपनी मैराथन वीडियो थी उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट आए, काफ़ी लाइक आए हैं। तो मेरा जो प्रयास है वो थोड़ा सफल होता नज़र आ रहा है। बाकी उसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, तैयारी चल रही है उसके ऊपर भी। नोट्स आपको मिल गए होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पीडीएफ डाल दी थी। तो वो नोट्स आपको तभी समझ आएंगे, पूरे डिटेल में नहीं, कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप बनाए हुए हैं। तो जब वीडियो को देखोगे साथ साथ नोट्स को देखोगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब अपना पहला करंट अफेयर है, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो गया है, जिसको CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट भी बोलते हैं, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता। इसमें जो मुख्य उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा वो है टेक्सटाइल उद्योग, गारमेंट्स, IT एंड सर्विसिंग को, और 99% निर्यात पर भारत को टैरिफ छूटें इससे मिल जाएगी। काफ़ी देशों के साथ FTA हुआ है, तो प्रश्न यही आ सकता है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत का FTA नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस कम ही लग रहे हैं। फिर कुडनकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट है अपना तमिलनाडु में, उसकी कुछ सीक्रेट फाइल्स हैं, वो एक रैनसमवेयर यानी एक साइबर थ्रेट के कारण क्या हो गई है, लीक हो गई है। उसके बारे में ये न्यूज़पेपर आई हुई है। हम कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कहाँ पर है ये तमिलनाडु के तिरुनवेली जिले के अंदर है, जो पर कुडनकुलम जगह का नाम है। रूस के सहयोग से इसको डेवलप किया गया है और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, और ये मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। और जो हमारी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसके ऊपर जो एक एजेंसी है उसका नाम है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुडनकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तिरुनेलवेली के अंदर, रूस के सहयोग से ये संचालित है। फिर भारत में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। सेमीकॉन मतलब सेमी कंडक्टर 2.0 जो पॉलिसी है उसको मंजूरी मिल गई है। 1.27 लाख करोड़ रुपए का बजट है वो इसके लिए आवंटित किया गया है, और इसके 5 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला है डिज़ाइन, यानी जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनेगी उनका डिज़ाइन किया जाएगा, पेटेंट वगैरह किया जाएगा, कच्चा माल मिलेगा इसके लिए जो भी होगा। जिस देशों के साथ अपने FTA हो रहे हैं वहाँ से चीज़ें आयात की जाएगी। ज़्यादा फैब्स की स्थापना, फैब्स का मतलब है फैब्रिकेशन स्टेशंस, जहाँ पर जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो बनाई जाएगी। पहला कमर्शियल फैब्स है वो 2028 तक चालू होने की संभावना है। उद्योगों को मजबूती दी जाएगी, इनकी असेंबलिंग में, टेस्टिंग के लिए, मार्किंग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, सब्सिडीज वगैरह दी जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। शुरुआत है वो 28 नैनोमीटर से लेके 110 नैनोमीटर की चिप्स बनाने से की जाएगी, क्योंकि लगभग जितना भी 85 to 90% इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वो इतनी नैनोमीटर की चिप्स पर ही रन करते हैं। इससे जो छोटी चिप्स है वो आप सुपर कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मार्केट कैप जो है वो 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर के बीच का ही है। फिर है ये करंट अफेयर है दैनिक भास्कर के, इसमें से 2-3 हैं वो ही मुख्य हैं। सबसे पहला है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। उसके अंतर्गत 5 स्थायी सदस्य देश हैं, 10 अस्थायी सदस्य देश हैं जिनकी सदस्यता 2 वर्ष के लिए होती है। तो ये जून 2027 में चुनाव होंगे, जो 2028-29 के लिए सदस्य चुने जाएंगे। उसमें भारत और तजाकिस्तान है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र है उसके लिए दावेदारी अपनी प्रस्तुत की है। तो उसके लिए भारत है वो अपना अभियान चला रहा है, कैंपेन। जिस प्रकार अपने यहाँ चुनाव में चलाते हैं ना वोट के लिए, उसी प्रकार जो UNSC के देश हैं इस क्षेत्र के, उनको अपने पक्ष में करने के लिए वोटिंग के लिए चुनाव जून 27 में होंगे। और इसके लिए जो विजन है यानी जो नारा दिया गया है उसका नाम है शांति। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। दूसरा है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 का दूसरा संस्करण रिलीज हुआ है। कौन से मंत्रालय के द्वारा रिलीज हुआ है ये हमें जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, हिंदी में नाम इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है मैं देख ले बता लेता हूँ आपको। E&IT मंत्रालय है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
फिर जो अगला ये एडिटोरियल टाइप है, इसमें यही है कि यूएन सुरक्षा परिषद सीट के लिए अस्थायी सदस्य के लिए अभियान क्यों जरूरी है। भारत अभी तक 8 बार अस्थायी सदस्यता है वो ले चुका है, और अस्थायी सदस्यता के जरिए ही भारत अपनी स्थायी सदस्यता है उसको पाने की ओर अग्रसर होना चाहता है। लेकिन स्थायी सदस्यता है उसमें चीन है वो हर बार अड़ंगा अड़ाता है, क्योंकि जब जो यूएनजीसी है उसके 2/3 बहुमत से ये पास हो जाता है कि आपको एक स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, उसके बाद जो स्थायी सदस्य हैं अगर वो उसको पास करते हैं वीटो पावर से, तभी वो संशोधन हो सकता है। लेकिन चीन है वो हर बार इसमें वीटो करके अड़ंगा अड़ा देता है। बेंगलुरु में बनेगा देश का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय, ये आपको याद रखना है, कर्नाटक सरकार ने इसकी घोषणा की है। के बाद है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, के द्वारा एक ऐसे जीव की मतलब जैविक खोज की गई है जिसका नाम है साइटोबेगस साल्विनिया। ये क्या करता है, एक जलाशय खरपतवार है जिसका नाम है साल्विनिया मोलेस्टा। ये पानी के ऊपर बहुत जल्दी फैल जाती है हरी हरी काई के रूप में, जिससे क्या हो जाती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाती है, जिससे पानी के अंदर जो जलीय जैव विविधता है उसको खतरा होता है। इसको हटाने के लिए ही एक पारिस्थितिकी रूप से ही साइटोबेगस साल्विनिया जीव है इसको छोड़ा गया। कहाँ पर, सारणी थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पर है, ये बैतूल जिले मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें इस जीव ने उस काई को बहुत जल्दी क्या है ख़त्म कर दिया। तो बिना किसी केमिकल के एक नेचुरल रूप से उस खरपतवार को मिटाने का ये तरीका ढूंढा गया है। तो ये दोनों नाम आपको याद कर लेने हैं, साल्विनिया मोलेस्टा खरपतवार है और साइटोबेगस साल्विनिया है ये वो जीव है जिसके द्वारा इस खरपतवार को नष्ट किया जाता है। कहाँ पर हुआ है ये टेस्ट, सारणी थर्मल पावर प्लांट बैतूल जिला MP में। इसके बाद 75 साल का जो लोकतांत्रिक सफर था वो आयोजित किया गया था राजस्थान विधानसभा में, 75वां वर्ष। नाम क्या रखा, अमृत महोत्सव। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे, अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला थे, ये आपको याद रखना है। मुख्य अतिथि कौन थे, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन इसके मुख्य अतिथि थे। बात कर लेते हैं प्रथम विधानसभा के बारे में। गठन हुआ था 29 फरवरी 1952 को और पहला सत्र 31 मार्च 1952 से शुरू हुआ था सवाई मानसिंह टाउन हॉल के अंदर। उस समय सीटें थी 160। टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, नरोत्तम लाल जोशी पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, लाल सिंह सक्तावत पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे और कुंवर जसवंत सिंह पहले नेता प्रतिपक्ष थे। फिर जैसलमेर के अंदर 28 किलोमीटर लंबा एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसमें एक प्लास्टिक की शीट बिछा करके बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर है वो मुख्य रूप से जो अपना पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर पेयजल और सिंचाई परियोजनाएं इसके द्वारा चलाई जाती है, लेकिन वो नहरबंदी होती है, नहर की सफाई करनी होती है तो पीछे से पानी को रोका जाता है। तो जो जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र है इसमें पेयजल संकट आ सकता है, तो उस दौरान पेयजल संकट ना हो इसके लिए 28 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जलाशय है ये बनाया गया है, जिससे जैसलमेर बाड़मेर में पेयजल है वो सुनिश्चित किया जा सके। और इसके लिए जो प्लास्टिक शीट लगाई गई है वो तकनीक का नाम है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन प्लास्टिक शीट, जो 0.3 mm मोटी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। फिर 2-4 दिन की अपनी सुजस ई प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। हाल ही में जुलाई 2026 में 128 देशों के समूह वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है, पहला राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने चंबल एक्सप्रेसवे का नाम क्या रखा है, अटल एक्सप्रेसवे। ये शायद हो गए थे अपने। कृषि विभाग ने कितने संगठनों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, 32। और एक जिला एक उत्पाद के तहत अलवर जिले का उत्पाद है ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ये नहीं है, ये नहीं हुए थे। विद्युत मांग का सटीक आंकलन करने के लिए नेटवर्क की बेहतर योजना के लिए राजस्थान के किस विद्युत वितरण निगम ने AI तथा डिजिटल पिन तकनीक पर आधारित पायलट परियोजना शुरू की है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा किस वर्ष में अवार्ड पारित कर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य जल का ऐतिहासिक आवंटन किया गया था, 1979 में। कर संग्रहण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए फेसलेस स्क्रूटनी लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है, पहला। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए हाल ही में राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य को बाईपास करते हुए NH52 से एक नया 8 लेन रोड बनाने की घोषणा की है, मुकंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंचक्रोर योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत 2 जिले के उत्पाद हैं पत्थर के उत्पाद।
देश में आधुनिक तकनीक और नवाचारों को बढ़ावा देते हुए सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अब तक सड़क निर्माण में कितने टन कचरे का उपयोग किया जा चुका है? 80 लाख टन। प्रदेश के किसानों को योजनाओं का लाभ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? राज किसान साथी ऐप। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण से प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे? 17 जिले। प्रदेश के 152 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? 310 करोड़ रुपए। ये कितने करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, ये प्रश्न जनरली नहीं आते हैं। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत जयपुर जिले का उपासन कौन सा है? रत्नाउपासन। अब ये 33 जिले हैं, 33 के सारे याद करने तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सहकारिता आधारित डिजिटल सेवा मॉडल भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म प्रदेश के किस शहर में विकसित किया गया है? जयपुर में। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत चंबल एक्वाडक्ट राजस्थान के किन 2 जिलों को आपस में जोड़ेगा? कोटा और बूंदी। ये याद रखना है। झालावाड़। राजस्थान सरकार द्वारा जीरो डंप साइट के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रदेश के नगरीय निकायों से कुल कितने लाख घन मीटर लिगेसी वेस्ट पुराने कचरे से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखा गया है? 75 लाख घन मीटर। लिगेसी वेस्ट का मतलब होता है काफ़ी पुराना कचरा जो काफ़ी दिनों से एक ही जगह पड़ा रहता है। राज्य सरकार ने विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करते हुए कार्मिकों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर देने के लिए निर्धारित अनुभव में कितने वर्ष की छूट प्रदान की है? 2 वर्ष। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत झुंझुनू जिले का उत्पाद कौन सा है? लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद। अब यह है सुजस ई प्रश्नोत्तरी 146 जो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने हैं। मेरे को जो आएगा इनमें से मैं बताने की कोशिश करूँगा। केंद्र सरकार द्वारा किस मिशन के तहत जीरो डंप साइट का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, अमृत मिशन 2.0, राष्ट्रीय हरित पर्यावरण मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन। ये तो ऊपर बताया गया है ना। जीरो डंप साइट के राष्ट्रीय लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 होगा शायद। राजस्थान में केंद्र सरकार के अनुरूप ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए की गई है? नहीं पता। राजस्थान टेक्सटाइल एवं अप्रैल नीति 2025 के बेहतर क्रियान्वयन और वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस नई सेल का गठन किया गया है? राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल, इसका गठन किया गया है। ये हमने करंट अफेयर के अंदर भी देखा था। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? नहीं पता। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत खैरथल तिजारा जिले का उत्पाद कौन सा है? जयपुर के आसपास कौन सा होगा भाई? नहीं पता ही। चलो ठीक है, अगर आपको पता हो तो बिना नेट पर सर्च किए आपके दिमाग के हिसाब से इसके उत्तर लिखने हैं, सही से जो भी पता है। बाकी आपका कोई अगर अमूल्य सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट नंबर दीजिए। तो कांटेक्ट नंबर देना तो थोड़ा सही नहीं रहेगा। मैंने मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उनका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे फॉलो या ज्वाइन जो भी है वो करके और मैसेज छोड़ देना। मैसेज छोड़ने के बाद मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा जब मेरे को समय। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करते ही हाइप का ऑप्शन आएगा तो हाइप पर भी क्लिक कर देना। अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी ही आपका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2 आ जाएगा।